औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अपनी बहुत मजबूत रिवायत के मुताबिक ठीक 11 बजे हम इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दावत दूँगा जनाब हाफ़िज़ ज़ैनुल आबिदीन साहब को तो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ बदअल ख़ल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिउन नशअतल आख़िरह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ व इलैहि तुक़लबून वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइहि उलाइक यइसू मिन रहमती व उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब तारिक जमील साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए, स्टेज पे तशरीफ़ करें। इसके बाद हमारे एक और बड़े पुराने साथी हैं, हमेशा से आते रहे हैं, आज मेहमान का तारुफ कराने की जिम्मेदारी उनकी है। तो जनाब सुहेल याकूब साहब तशरीफ़ लाइए। और इसके बाद हमारे आज के मेहमान मुकर्रर जनाब शफीकुल्लाह इस्माइल साहब जो एक बड़े मुनफरद किस्म के मौजू पर बात करने लगे, सयाहत और इससे मुताल्लिक़ मसाइल पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग वाक़िफ़ नहीं हैं। जनाब शफीकुल्लाह इस्माइल साहब, इसके ये हमारे मुकालमे के बज़्म मुकालमा का असल मकसद है कि हम इख्तलाफ़ात को इंजॉय करना और अपने इल्म और ज़हनी वुसअत के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएँ, न कि हमको इसमें कोई बदमज़गी हो या कोई खुफ़ के दिलों में हमारे लिए तकरीब है। अब इसके लिए आज के मेहमान हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं। आज सयाहत पे है, सयाहत बजाय ख़ुद एक बहुत ज़बरदस्त जहन खोलने वाली चीज़ है। तो इंशाअल्लाह बहुत आज हम सब इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और बहुत अच्छी तकरीब होगी। अब मैं मेहमान मुकर्रर के तारुफ़ के लिए जनाब सुहेल याकूब साहब से दरख्वास्त करूँ तारुफ़ पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आप लोग सुन चुके हैं कि कहा यह गया है कि ये कहते तो शायद वो बहुत कुछ कह जाते जो नहीं कहना चाहिए था, तो समझ लीजिए कि मैं वो कह रहा हूँ जो कहना चाहिए था। नफ्सियातदां अमूमन ये कहते हैं कि इंसानी कानों के लिए सबसे सुरीली और मधुर आवाज़ आपके अपने नाम की होती है, लेकिन जब आप ये सहूलत किसी और को मैसर करते हैं तो इसे तारुफ़ कराना कहते हैं, जो आज मेरे ज़िम्मे है। हमारे आज के मेहमान, नहीं मेरा ख़्याल है इन्हें मेहमान नहीं कह सकते, क्योंकि शफीकुल्लाह इस्माइल साहब बज़्म मुकालमा की इतनी जानी पहचानी शख्सियत हैं कि इन्हें मेहमान तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे अपने ही हैं। लेकिन हमारे आज के मुकर्रर जो हैं वो मोहम्मद शफीकुल्लाह इस्माइल साहब हैं,
आप जनरल सेक्रेटरी हैं टूरिस्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के। आप एक वक्त में सियासी तौर पे भी बहुत सरगर्म थे, लेकिन आजकल समाजी तौर पे एक बहुत मारूफ शख्सियत हैं और शहर में होने वाले बहुत सारे अदबी और दीगर प्रोग्राम के रूए रवां और उसमें बहुत एक्टिवली शरीक होते हैं। चूँकि आज का मौजू सयाहत के हवाले से है, तो लोगों को विरासत में जायदाद और माल और दौलत वगैरह मिलती है। हमारे शफीक भाई को विरासत में सयाहत मिली, और वो सयाहत ऐसे मिली कि इनके अपने वालिद को सयाहत का बहुत शौक़ था, जहाँ से ये अच्छे वाले जरासीम जो हैं, बुरे वाले नहीं, अच्छे वाले जरासीम इनमें आए और आगे जैसे ये बात चली और इसी हवाले से है। लेकिन सयाहत पे मुकम्मल तौर पे आने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें शफीक साहब के बारे में। रावी इनकी इब्तदाई तालीम के बारे में खामोश है, लेकिन चूँकि पढ़ने का बहुत शौक़ था बचपन से, तो सोचा कि सब कुछ पढ़ लूँ। तो उसका नतीजा ये निकला कि 1982 में साइंस से इंटर किया, 1985 में ग्रेजुएशन कॉमर्स से की और 1988 में कराची यूनिवर्सिटी से माशियात में एमए किया। तो अब आप तय कर लीजिए कुछ बच गया हो तो। अच्छा, उसके बाद अपनी तालीमी इस्तेदाद और पेशा वराना सलाहियत को बढ़ाने के लिए 1988 में ही आपने जो है वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स और मार्केटिंग में पीजीडी किया। अच्छा, आमतौर पे लोग किसी एक शोबे में जो है वो तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद उसी में वो आगे कामकाज भी आगाज़ करते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा कि तालीमी लिहाज से जिस किस्म की ये यकजहती शख्सियत तो है नहीं, ये तो तय है, तो ये कसीरुल जहती शख्सियत हैं। तो इसी तरह से जो उन्होंने नौकरी और कारोबार भी की, वो मैं आपके सामने अभी कुछ शोबे बयान कर रहा हूँ जो उन्होंने की। तो उन्होंने जो है वो प्रिंटिंग, पैकेजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, कंप्यूटर सेल्स, आईटी सॉल्यूशंस, कार ट्रैकिंग, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइन, और इन तमाम शोबों में उन्होंने काम किया। आजकल जायदाद की ख़रीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने अपनी पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ तो ज़माना तालिब इल्म में 1985 से ही कर दिया था। तो आज आप कह सकते हैं कि शफीक साहब के पास 39 साल का तजुर्बा है नौकरी और कारोबार का, लेकिन इस 39 साल तजुर्बे में भी अल्लाह नज़र बद से बचाए, कहीं भी इस्तीफ़ा देने की नौबत नहीं आई, सब जगह से निकाले गए हैं। और कभी भी नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, और कभी भी नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। तो ये इन्हीं के अल्फाज थे जो मैंने दोहरा दिए। अच्छा, लेकिन हम इस पर मुस्कुरा ज़रूर सकते हैं और कुछ ज़ेर लब बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है इनकी, एक सनद है, एक तमगा है जो इनके ऊपर आवीज़ा है, क्योंकि ये बताता है कि किरदार में पुख्तगी कितनी है और आपने जो है किसी भी मौके पर अपने उसूलों पे समझौता नहीं किया। जो लोग नौकरी करते हैं वो ये जानते हैं कि इसकी इंतहा ये है कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, तो उन्होंने वो कबूल किया, लेकिन जो है वो उसूलों पे समझौता नहीं किया। बड़े लोग कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी काम ना करें तो अपने शौक़ को काम बना लें। तो यही काम हमारे शफीक भाई ने किया और उन्होंने ग्लोरियस पाकिस्तान टूरिज़म के नाम से एक कंपनी बनाई और ख़ुद भी सयाहत की। आपने ख़ुद भी जो है बैनुल-अक़वामी तौर पे भी बहुत सयाहत की है। अभी कुछ अर्से पहले ही अमेरिका और तुर्की के दौरे से वापस आए, इससे पहले फार ईस्ट में दीगर जगहों पे की, और सारे सयाहत करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे कि अपनी अंदरून मुल्क सयाहत को फ़रोग़ देना चाहिए, और इसी उन्वान से आज ये बात भी कर रहे हैं और इसी हवाले से उन्होंने ये कंपनी भी बनाई। अच्छा, हम कराची वालों की सयाहत भी बड़ी अजीब है। हमारी सयाहत या तो लाहौर से शुरू होती है, क्योंकि बचपन से हमने दरसी किताबों में मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद वगैरह पढ़ा था, और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो मरी, स्वात, कागान, नारान। ये शफीक भाई का क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो है वो सिंध और बलूचिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ दिया, और मैं ख़ुद भी इनके साथ जा चुका हूँ और ऐसे ऐसे इलाके एक्सप्लोर किए कि जो लोगों की नज़र में नहीं थे और वो नहीं था। अब होना तो ये चाहिए था कि इनकी इस खिदमत के एवज़ हुकूमत की तरफ से इन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मिले, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ये तमग़ा हुस्न देख के देती है और यहाँ आप हुस्न देख चुके हैं, और कारकर्दगी पे क्या मिलता है ये मैं आपकी सवाबदीद पे छोड़ता हूँ। अच्छा, ना सिर्फ इन्होंने ये कंपनी बनाई बल्कि एक दोस्ती सफ़र से के नाम से एक ग्रुप भी मौजूद है
और ये मार्च 2023 से काम कर रहा है और बहुत सारे असफार उसने किए हैं। मैं खुद भी 5 मौक़ों पे इनके साथ जा चुका हूँ। एक दफ़ा तो मैं तारिक जमील साहब भाई को भी घसीट कर जो है वो अपने साथ हम कुन मलीर के ट्रिप पे तारिक भाई को भी ले गए थे। तारिक भाई आमतौर पे ऐसी एक्टिविटी से ज़रा दूर रहते हैं, तो वहाँ पे वो बहुत सारी हैं और बहुत सारे किए। और कल भी ये एक सफ़र से ही वापस आए, दोस्ती सफ़र से, के जिसमें उन्होंने डमलोटी के कुएँ, मेमन गोट के पास बलोचों का कब्रस्तान, चौखंडी का कब्रस्तान और मकली के वो इलाके जो पिछली विज़िट पे नहीं देखा, वरना पहला सफ़र का आगाज़ मकली के सफ़र से ही हुआ था और वो हुआ। मैं बहुत ज़्यादा आपके और इनके दरमियान हाइंडली होना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि इनके सीने पे कोई तमगा आवीज़ा नहीं है, एक तमगा आवीज़ा है लेकिन वो नज़र नहीं आता, और वो तमगा है आगू का। अब आप कहेंगे ये आगू क्या चीज़ है? अकबर अली साहब यहाँ तशरीफ़ हैं, उन्होंने बताया बलोची ज़बान में जो कोई अपने आप को मिसाल बनाकर क़यादत करे तो उसे आगू कहा जाता है। तो आप जब भी इनके साथ अगर दोस्ती सफ़र से के जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ख़ुद को मिसाल बनाकर क़यादत करते हैं। तो अब इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मैं और कुछ नहीं कह सकता, और ना मैं आपके और इनके दरमियान हाइल होना चाहूँगा। मेरा ख्याल है आपकी भरपूर तालियों में हमारे आज के मुकर्रर शफीकुल्लाह इस्माइल साहब। आज का मौजू है सयाहत की अहमियत और मुआशी इम्कानात, मुश्किलात और उनके हल के लिए कुछ तजावीज़। सबसे पहले जो आज का खुतबा है मैं उसका थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि ये अली सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा हमारे मुल्क के स्कर्दू के इलाके के एक पोर्टर थे, फिर वो गाइड हुए और उसके बाद टूर ऑपरेटर हुए और फिर वो खुद जो है कोहपैमा हुए। और उनकी कोहपैमाई में जो एक काबिल ज़िक्र बात थी कि वो सर्दी के मौसम में कोहपैमाई करने पर ज़्यादा बड़ा शोहरत रखते थे। और एक और भी उनके के लिए काबिल ज़िक्र बात ये थी जिस पर मैंने कम से कम अपने दोस्तों के साथ आवाज़ उठाई है कि आइंदा इस तरह की इजाज़त ना दी जाए कि बग़ैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के, इस सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का इल्म सिर्फ उन लोगों को होगा जो कोहपैमाई या ट्रैकिंग करते हैं। तो हमने आवाज़ उठाई हुई है कि किसी कोहपैमा को बग़ैर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के जाने की इजाज़त ना दी जाए। और कोहपैमाई में हमारी और भी कुछ 2-3 चीज़ें तजावीज़ हैं जो हमने पेश की हुई हैं आगे। और अली सतपारा ने पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों को सर किया, 2018 में K2 को सर किया और 2021 में वो दोबारा अपने 2 और गैर मुल्की साथियों के साथ, एक जॉन स्टोरी और एक JP मोहा चिल्ली के थे, इनके साथ गए। ये तकरीबन 5 फरवरी की बात है और उसके बाद वो लापता हो गए। मौसम शदीद हो गया था, जो बॉटल नेक है K2 पे, वहाँ पे वो उसके बाद गायब हो गए थे। 18 फरवरी को पूरी तलाश बसियार के बाद, जिसमें आर्मी के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सब शामिल थे, उसके बाद उनको मुर्दा करार दे दिया गया। और जुलाई, जब गर्मी आई तो जुलाई 2018 में उनकी बाकियात मिली और वो एक बैरल, बड़ी अचीवमेंट उस शख्स ने की है। तो ये जो हमारा आज का यादगारी खुतबा है वो अली सतपारा के नाम से। और दूसरी ये जो शील्ड बनाई है, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एक साहब होते हैं पाकिस्तान में, जिनको हम बाबाए सियाहत कहते हैं, उस्ताद सियाहत कहते हैं। ये शील्ड उनके नाम से। इन्होंने बहुत परेशान किया है, इन्होंने बहुत मुश्किलात डाली हैं पाकिस्तानियों को भी, गैर मुल्कियों को भी, और पाकिस्तानी नौजवानों को तो बहुत ज़्यादा। तो ये इसने मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की जो मुश्किलात उन्होंने पैदा की हैं वो ये भी कि वो नौजवान उनकी किताबें, उनके सफ़रनामे पकड़ के पीछे बैग लटका कर और कैमरे पकड़ के और यूरोप की सैरों पे चले कि वहाँ पे हर कोई 2 कदम पे तो खैर नहीं, मगर हर कम से कम 20 माइल के बाद एक हसीना उनको मिलती थी और जो उन पर फिदा हो जाती थी। तो वो नौजवान भी उसी राह पे चल पड़े, उनको कोई कुछ ना मिला सिवाय पुलिस वालों के। तो उन्होंने तारड़ साहब को बुरा भला भी कहना, अच्छा बुरा भला भी एक बड़ा अजीब लफ्ज़ है, मेरी समझ में आता, वो बुरा ही कहते होंगे, भला कहाँ से आ गया।
तो वो कहते रहे, और एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि तारड़ साहब चाय की मेज से बैठे हुए और वो नौजवान इधर बैठे हुए, और उन्होंने तारड़ साहब की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। फिर तारड़ साहब ने हमें तारुफ करवाया तो वो बेचारे पैरों को हाथ लगा के माफ़ी भी मांगने लगे। तो तारड़ साहब ने अपने नाम से और अपने काम से बहुत परेशान किया है। 50 से ज़ायद तो सिर्फ उनकी 67 किताबें आ चुकी, जिनमें 50 से ज़ायद किताबें सिर्फ सयाहत पर मबनी हैं, और पाकिस्तान के कई इलाकों को उन्होंने दुनिया में जो रोशनास कराए, ख़ासतौर पे फेरी मेडोज, तो उन्हीं के नाम पे जो उन्होंने बैरून दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो आज के जो हमारा ये शील्ड है वो हमारे लेजेंडरी तारड़ साहब के नाम से है। हाँ, इसके बाद जो बात असल में ये कि कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की जो मईशत का दारोमदार किस तरह कारोबार पे होता है टैक्सेस के अलावा, असल तो किसी हुकूमत की जो आमदनी का जरिया वो टैक्स होता है, और वो मुल्क जिन्होंने इस बात को सोच लिया कि उनकी आमदनी टैक्स होगी, वो आज बहुत अच्छी जगहों पे खड़े हुए हैं। जिन मुल्कों ने, अच्छा उस टैक्स के साथ कारोबार भी है, मगर कारोबार हुकूमत का काम नहीं है, कारोबार निचले इदारों का काम है, कारोबार अवाम का काम है, कारोबार कारोबारी हजरात का काम है। मगर उसके बावजूद बहरहाल कुछ ममालिक के कारोबार ज़रूरत है, किसी की तेल की पैदावार है, किसी की ज़राअत है, किसी की और नबातात है, किसी के हैवानात हैं, मुख्तलिफ किस्म के। मगर कारोबार करना एक बार मुश्किल है। मेरे साथ बहुत सारे कारोबारी हजरात बैठे हैं कि कोई कारोबार को सोचें, उसकी फिजिबिलिटी बनाएं, उसके लिए जगह लें, उसके लिए HR का बंदोबस्त करें, उसके लिए इजाज़तनामे और मुख्तलिफ किस्म की जो हुकूमत से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर पैसे का जो सरमाया है उसका बंदोबस्त, और फिर वो पैदावार के बाद बनावट, और फिर उसको बेचने के बाद पेमेंट की रिकवरी, और उसके बाद दोबारा से आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है। मगर सयाहत एक ऐसा काम है कि जो बहुत आसान है, और हमारे कई पड़ोसी ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मईशत बहाल की सयाहत के जरिए, और उस सयाहत के जरिए फिर दूसरे काम किए। आज मैं कई मुल्कों के नाम ले सकता हूँ, थाईलैंड है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है, बर्मा है, किसी हद तक चाइना भी था, सिंगापुर है, हांगकांग है। ये सब जो है वो टूरिज्म बेस्ड कंट्री थे, मगर उन्होंने सयाह को बुलाकर अपने यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फिर कारोबार भी किए। आज थाईलैंड जो है वो सयाहत में बहरहाल है, मगर उसके साथ अगर हम आज उनकी मईशत की बात करें तो कम से कम 50% उनकी दूसरे कारोबार उनके शुरू हो चुके हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और पता नहीं क्या क्या बला बला बला। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, दूसरे दुनिया के ममालिक कहाँ खड़े हुए हैं, और किस तरह से उन्होंने सयाहत पर अपना काम किया है। पहले सयाहत की मैं थोड़ी सी ज़रा सा उसकी जो सेगमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, उनकी बात करूं। एक तो कोह पैमाई है, कोह पैमाई में सयाह बाहर से आते हैं, ये थोड़ी सी मरकूज़ किस्म की सयाहत है और मखसूस लोगों की सयाहत है। उसके साथ तफरी मुकामात की उमूमी तौर पर सैर है, ज़रई सेहात है, खेल है, खेल के ज़रिए सयाह बुलाए जाते हैं, मकामात मुक़द्दसा की सयाहत है, तारीख़ी मकामात की सयाहत है। और दुनिया के कई ममालिक को अगर हम देखें कि वहाँ पर सयाह की बैरून दुनिया से सयाहों की आमद होती कितनी है, अगर मैं इसका थोड़ा सा जायज़ा लूँ तो उस जायज़े में हमें मिलता है कि अमेरिका की मिसाल वैसे मैं नहीं देता, मगर फिर भी नियाग्रा की अमेरिका वाली तरफ जो है हर साल 90 लाख सयाह आते हैं, 90 लाख, 9 मिलियन। कनाडा वाली साइड पे 1 करोड़ 40 लाख सयाह आते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क आगरा में ताजमहल देखने के लिए 80 लाख आते हैं। तुर्की में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हर साल आते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में सिर्फ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखने के लिए 40 लाख सयाह आते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए 45 लाख लोग आते हैं, और दौड़े चले आते हैं और मुतमईन भी होते हैं। क्यों, थोड़ी सी इसकी आगे बात करते हैं, मगर उससे पहले अगर हम अपना जायजा ले लें कि पाकिस्तान में कितने सयाह आते हैं। पाकिस्तान में इस साल के सीजन में गिलगित बल्तिस्तान में 11 लाख सयाह हैं, और बैरून दुनिया से सिर्फ 11,000 आए।
2019 में यही तादाद 15 लाख से जायद थी। केपीके में 10 लाख की आमद हुई है और 2019 में 15 लाख से जायद थे। कश्मीर में 10 लाख आए हैं, 2019 में 15 लाख से जायद आए। थर में 2019 में 6 लाख आए थे, इस साल तादाद तकरीबन दुगनी हुई है, 10 लाख सयाह सिर्फ थर में थे। कितने मुतमईन कितने गैर मुतमईन, ये इससे हम आगे जाके बात करते हैं। हमारे पास क्या है उनके मुकाबले में? हमारे पास पाकिस्तान में 12 महीने की सयाहत मौजूद है, सर्दियों की भी, गर्मियों की भी, बारिशों की भी, ख़ज़ां की भी। हमारे पास इस 24 करोड़ आबादी के मुल्क में, जहाँ पर 6 करोड़ नौजवान होते हैं, जिसकी 4 ममालिक के साथ सरहद लगती है, भारत के साथ, ईरान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और सयाहत के मकामात पूरा पाकिस्तान, कराची के किमाड़ी से लेकर हम चले जाएं शिमशाल तक, हमारे पास सयाहत के मकामात हैं, गर्मी के भी, सर्दी के भी, कच्ची मिट्टी के पहाड़, पत्थर के पहाड़, दरख्तों से सब्ज भरे हुए पहाड़ और 12 महीने बर्फपोश पहाड़ हमारे पास मौजूद हैं। दुनिया की 14 बुलंद तरीन पहाड़ियाँ, अच्छा जब वो हम कोहे पैमाई में बात करते हैं तो ये मीटर्स में पहाड़ी की ऊंचाई गिनी जाती है। 5000, जब 5000 को 5000 कहा जाता है, फिर 6000, फिर 7000, फिर 8000। जो बुलंद तरीन पहाड़ है वो 8000 है और 14 पहाड़ है। उन 14 में से 5 पहाड़ पाकिस्तान के पास हैं, और ये सिर्फ 2 पहाड़ी सिलसिले हैं, कोहे कराकरम और कोहे हिमालय। ये सारे जितने भी 14 पहाड़ हैं इसी सिलसिले में, कुछ चाइना में, कुछ नेपाल में। भारत अपने एक चोटी को खुद क्लेम करता है, मगर वो खुद ही सिर्फ अकेला वाहिद दुनिया में है कि वो उस पहाड़ी को अपने यहाँ क्लेम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कोह पैमाई के मौके भरपूर किस्म के हैं। इस्कर्दू और हुंजा के एक इलाके शिमशाल में 232 उस गांव में 232 घर है और 232 घर में कोह पैमा रहते हैं, और आज उनकी तीसरी नस्ल है जो कि कोह पैमा है या कोह पैमाई में मददगार है। फिर हमारे पास एग्रो टूरिज्म जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी आम के मौसम में बहुत बड़ी सयाहत होती है, बैरून दुनिया से भी लोग आते हैं। सिंध में मीरपुर ख़ास वाली बेल्ट और पंजाब में ये डेरा गाजी खान से लेकर मुल्तान तक की जो बेल्ट है वहाँ पे आम फेस्टिवल लगता है। हमारे बलूचिस्तान में और सिंध के खैरपुर और सखर में खजूर का फेस्टिवल लगता है, वो भी एक एग्रो टूरिज्म है और बहुत भरपूर होता है, वरना वो छोटा नहीं होता है। उससे फ़ायदा कितना उठाया जाता है ये हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के पंजाब में जो सब्जियों के भी फेस्टिवल लगते हैं, मेले मवेशियाँ होता है पंजाब में, और बलूचिस्तान में वो भी बड़ा भरपूर होता है। इसमें भी सयाह बहरहाल बाहर से आते हैं, उतने नहीं आते, उनको लाने का बंदोबस्त हो सकता है, किया जा सकता है। इसके अलावा जंगली हयात, इसके अलावा हमारे पास समुद्री हयात बिल्कुल उस तरह से हैं जैसे दूसरे ममालिक में भरपूर है। हमने क्या किया है, अगर हम ये देखें तो मतलब खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती से भी है कि बैरून दुनिया जो लोग जाते हैं वो क्या देखने के लिए जाते हैं, किस तरह से जाते हैं। हम अपने यहाँ बात करें, इसके अलावा अगर कोई तारीखी मकामात देखना चाहता है तो हमारे यहाँ पुराने किले बहुत सारे हैं, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, केपीके में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। अगर यहाँ से शुरू करें तो हैदराबाद से इन किलों की जो है वो तादाद शुरू हो जाती है। सिंध में बहुत सारे हैं। ये कच्चा किला, पक्का किला का तो नाम तो शायद हमने सुना है, और अब वो कच्चा पक्का किला में जो है वो अपार्टमेंट आबाद है, वो ना कच्चा किला देखने को मिलता है ना पक्का किला देखने को मिलता है। मगर उससे करीब अगर चले आएँ तो खैरपुर में कोट डीजी है, बहुत खूबसूरत, बहुत, अभी पिछले दिनों हम गए थे, सोहेल भाई भी साथ थे, बहुत खूबसूरत किस्म का किला है और आज बड़ी अच्छी हालत में भी है। उमरकोट चले हैं, वहाँ पे एक किला मौजूद है जहाँ पे कहते हैं कि बादशाह अकबर की पैदाइश हुई थी। इसके अलावा अगर और पंजाब में जाएं, भावलपुर में किला दिरावड़ है, फैसलाबाद में है, लाहौर में बादशाही किला है, मुल्तान में बादशाही कोहना किला है, और उसके बाद चले जाएँ तो पेशावर में 2 किले हैं, किला बाला असार और शाही किला। और फिर गिलगित बल्तिस्तान में चले आए तो अलतेत, बलतेत
और शिगर, बहुत सारे किले हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके अंदर जाएं और वो किस तरीके की बनावट है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, वो एक हैरान कुन मंजर होता है। जो लोग इससे दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत हैरान कुन मंजर होता है। झीलों की बात करें तो हमारे यहाँ वो झीलें मौजूद हैं। सिंध से शुरू करें, केंजर झील, हालेजी झील, और चलते चले जाएं जो रावल झील है, कोयटा की हन्ना झील है, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में तो फिर और ज़्यादा, फिर जो मानसरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत मशहूर सैफुल मलूक झील है वो है, आंसू झील है, बहुत बेपनाह। गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत सारी झीलें हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। किसी भी बैरून मुल्क, किसी भी गैर मुल्की सयाह को अपनी तरफ मबजूल करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। अच्छा, इन पहाड़ जो मैंने बुलंद तरीन पहाड़ों के नाम लिए 8000 से, उसके अलावा हमारे पास उस 8,000 पहाड़ों से कम भी पहाड़ है जो कि बहुत खूबसूरत है। राकापोशी अगर आपने नाम सुना है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है, मगर वो 8,000 ही नहीं है। अच्छा, जो पहाड़ दुनिया के और बुलंद तरीन है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का बुलंद तरीन है, मगर उसकी हालत ये है कि मैं हर कुछ दिनों के बाद जो मेरे पास कुछ तस्वीरें आती हैं, 200-200, 250 कोह पैमाओं की लाइन कतार लगी हुई है और वो माउंट एवरेस्ट सर करने जा रहे हैं। जबकि केटू पे ऐसा नहीं है। केटू को किलर माउंटेन कहा जाता है, और यही हाल नांगा पर्वत का भी है। नांगा पर्वत को भी सर करना आसान काम नहीं है, मगर बैरून मुल्क से सयाह आते हैं उनको सर करने के लिए। हर साल कुछ सर करते हैं, कुछ सर निगो हो जाते हैं पहाड़ के सामने, और उनको फिर गिलाफों में वापस ले जाया जाता है, मगर उनकी आमद कम नहीं होती। हम कब्रिस्तान की बात करें, ये भी एक टूरिज़्म है। कुछ लोग पता नहीं क्या समझते होंगे, मगर हमारा जो ग्रुप है वो हम कब्रिस्तानों की सैर करते हैं। हम कब्रें ढूंढते हैं, मज़ार ढूंढते हैं, दरगाहें ढूंढते हैं, चिल्लागाहें ढूंढते हैं, और कराची के अतराफ़ में बहुत सारे, कल भी हम जो है वो 2-3 कब्रिस्तान में गए थे। बलोचा के कब्रिस्तान और मकली का वो पार्ट जो हम पिछली मरतबा नहीं जा सके थे, वो हम उधर गए, वो कब्रें देखी, और उसकी मदरकशी भी हुई है। कुछ लोगों ने तस्वीरें डाली हैं, और कुछ लोग जो नहीं जा सके वो आज अफसोस कर रहे हैं कि हम नहीं जा सके। तो इंशाअल्लाह ताला फिर दूसरे सफ़र में भी चलेंगे। ये वो कब्रिस्तान पुराने कई सैकड़ों सालों की, और कुछ लोगों के, वहाँ के मकामियों के मुताबिक वो उसको 1000 साल से भी ज़्यादा की बात करते हैं उन कब्रिस्तानों की। ये चौखंडी है, मकली है, सोंडा है, अबू तराब है, इसके अलावा पीर पट्टो है, पीर लाखो है, ये सिंध के कब्रिस्तान है। और हम तो बहुत जो कहते हैं ना उस दश्त की सयाही हम निकल जाते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं किसी सैटरडे को घर पे नहीं बैठना है। सैटरडे को बैठना, घर पे बैठना जो कुफरान नेमत है, उनकी बेगमात बाहर निकाल देती हैं, और फिर वो हमारे सर हो जाते हैं। फिर हम गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के निकल जाते हैं किसी ना किसी किले को देखने, किसी दरगाह को देखने, किसी कब्रिस्तान को देखने हम चले जाते हैं, और वहाँ पे जाकर इबरत भी हासिल करते हैं और सुकून भी हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सयाहत जो है वो किसी हल्ले गुल्ले का नाम है। हमारे पास पुरानी मस्जिदें सन 1673 और सन 1634 और 15वीं सदी की भी कई मसाजिद हमारे पास मौजूद हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर, बादशाही मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर, मस्जिद कासिम अली ख़ान पेशावर, मस्जिद टकराला लाहौर, और मुल्तान की चिश्ती मस्जिद, ये 15वीं सदी की है। मस्जिद सुल्तानुल हिंद सक्खर, ये कई मशहूर मसाजिद हैं जो कि बहुत पुराने अदवार की हैं, और उनकी तारीख़ है। और आज भी अगर उस मस्जिद को मसाजिद को जाके देखें तो उसमें किस तरीके का काम हुआ है, किस तरीके की फ़न तामीर थी, हमारी आँख से अभी भी वो जो गोशे हैं वो अभी तक पोशीदा हैं, मगर गोरा उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए आता है। कल भी हम एक कब्रिस्तान में थे, उससे जो अंदर एक गाड़ी चलती है उसने हमें तो बिठाने से इनकार कर दिया। उसने कहा खुद अपनी कारों से आए, तो पैरल हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा रहा कि हमने वहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजारा। वो 2 गोरों को जो है उस गाड़ी में बिठा के ले गए, यकीन उसको वहाँ पे डॉलर मिल रहे हैं। हमने तारीफ़ की, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमने तो उसको 100 रुपये देने थे, उससे वहाँ पे डॉलर कमाए, बहुत अच्छी बात है। हम यही तो चाहते हैं कि वो बाहर से लोग आएँ और वो तमाम जगहों को देखें, और हमारी जो मईशत है वो फ़रोग़ पाए। अगर इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास गर्मी के दिनों में KPK, कश्मीर,
गिलगित बल्तिस्तान में बहुत मौके हैं सयाहत। और उसी तरह से अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी में हमारा ये सिंध और बलूचिस्तान जो है वो खुश आमदीद करता है जितने भी सयाह हों, चाहे मकामी हो चाहे बाहर के। इस वक्त आप लोगों के लिए अगर घूमना चाहते हैं तो थर जाइए। ये थर जाने का अक्टूबर तक का भी महीना जो है, मतलब अक्टूबर के बाद भी जा सकते हैं, मगर इस वक्त हरियाली है थर में, पूरा ग्रीन है इस वक्त। बिल्कुल जाएं, कोई महंगा सफ़र नहीं है, सस्ता है। हम नहीं जाएंगे तो फिर हम गोरे को कहाँ से बाहर से बुलाएंगे। तो बिल्कुल जाइए और जैसे मर्जी जाइए। इस वक्त अगर हम ज़रा सी बात करें तो जो जिसको स्पिरिचुअल टूरिज़्म कहते हैं, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आज की तारीख में उम्रा और हज को भी मजहबी टूरिज़्म कहता हूँ कि जो हाल हुआ है हमारे मुल्क में। हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन मज़हब के बहुत सारे उनके लिए मकामात मुक़द्दसा हैं। कराची के बराबर में कुनमलीर, ठट्टा के अतराफ़ में हैदराबाद, सखर, थरपारकर, खैरपुर। इसके बाद पंजाब में चले आए तो लाहौर, रहीमिया खान, मुल्तान, एमनाबाद, शेखुपुरा, आरिफवाला, ननकाना साहब, हसन अब्दाल, पिशावर, वजीरिस्तान, सवात। इन सब जगहों पर हिंदू, सिख और बुद्ध मज़हब के बहुत सारे आसार, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हमारे लिए भी बड़ी मुतासिर कुन जगहें। हम उनको देखते जाके और किस तरीके का फ़न तामीर है, यकीनन वो हम तो हैरत में आ जाते हैं कि किस तरीके का। कल जो हम गए हैं जाम निज़ामुद्दीन के मज़ार पे, 1590 का वो मज़ार बना हुआ है। इंशाल्लाह तस्वीरें हम शेयर करेंगे। वो तामीरात तो देखें, मतलब हैरान, हम गुम थे उनको देख के कि ये किस तरीके से तामीर हुई हैं। इतनी खूबसूरत मेहराबें, उसके अंदर वो जो काशीगरी, मतलब बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये किसी भी एक सयाह को अपनी जाने मबदूल करने के लिए बहुत काफ़ी है। इस जो करतारपुर का नाम आपने अभी भी बहुत सुना है, बहुत पुरानी जगह है और हमारी जो टूरिज़्म सोसाइटी के जो चेयरमैन साहब हैं, जब वो उस वक्त उनकी पोस्टिंग थी उस ज़माने में, तो उस वक्त से करतारपुर पे नज़रें थी और इन्होंने मुतअद्दिद बार हुकूमत को कहकर ये, और अभी पिछली हुकूमत में करतारपुर जो है वो ओपन हो गया और उधर अभी सैकड़ों सयाह जो है वो भारत से आते हैं और वो जिनको यात्री कहा जाए। और इसके अलावा कई पुराने मंदिर हैं, पुराने इनके वो जगहें जहाँ पे ये स्नान करते हैं, बहुत सारी ये पिंडी के करीब करीब, कलर कहार के आसपास, जहाँ पे हिंदू इबादत का लाजमी जुज़्व है। जिस तरह से कुनमलीर में हंगलाज मंदिर है, ये सखर में साधु बेला है और इसी तरह से ये कटास राज का जो मंदिर है, सिखों के लिए भी हिंदुओं के लिए भी। और फिर जो हसन अब्दाल में जो सिख यात्री आते हैं वहाँ पे जो है, फिर लाहौर में, शेखुपुरा में, ननकाना साहब में, वहाँ पे जो सिखों की भी और हिंदुओं की भी उसी तरीके से जो बहुत सारे मुक़द्दस मकामात हैं, ये लोग आते हैं और आने को तैयार हैं। क्यों नहीं आ पाते उसकी हम बाद में जिक्र करते हैं। ये मैंने उन चीज़ा चीज़ों का, चीज़ा जगहों का जिक्र किया है। हम सिर्फ दौड़े चले आते हैं मरी को देखने के लिए और मरी में जाके हम बहुत ही बदमज़ा होते हैं। मेरी सयाहत की लिस्ट से मैंने मरी को माइनस किया हुआ है कि मैं किसी को मशवरा नहीं देता। कोई जाने को भी कहता है कि मरी जाना है, मैं उसको डिस्करेज करता हूँ कि मरी नहीं जाना। वो क्या थी वो एक फिल्म, लाहौर नहीं जाऊँ, ये पंजाब नहीं जाऊँगी, तो मैं कहता लाहौर नहीं मरी नहीं जाना है। मरी की जगह पर हमारे पास बिल्कुल एक बहुत ही करीब 5.5 घंटे की मुसाफत पर सिंध में दादू में एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है। अभी हम 17-18 अगस्त को हम वहीं पे थे और वो हमारा जो सियाती ट्रिप था वो था तो रिक्रिएशन ट्रिप, मगर उसके गोरखिल के
बेस कैंप पे पहुंचने के बाद वो हमारा रिक्रिएशन नहीं बल्कि एडवेंचर ट्रिप में तब्दील हो गया था। और वापसी तक समझें कि दादू से निकलते निकलते तक वापसी में वो हमारा एडवेंचर ट्रिप रहा। कुछ लोगों ने कानों को हाथ लगाया कि हमने आइंदा नहीं जाना है, मगर हम इंशाअल्लाह ताला उनको दोबारा उसी जगह पर लेके चलेंगे इंशाअल्लाह, जब थोड़े से हालात सही हो जाएं। बारिशों में ज़रा सी सूरत हाल ख़राब हो गई, मगर मरी है हमने। और मैं किसी को पेश करूं और कहूं कि ये मरी है, ये नथिया गली है, या मैं हुंजा या स्कर्दू में किसी जगह पर खड़ा हूं, तो कोई भी मेरी बात पर बेयकीनी नहीं करे। 5.5 घंटे की मुसाफत में है। सोहेल भाई ने वहाँ पे बहुत गाने गाए, वहाँ पे बैठकर हमें गाने सुनाए उन्होंने बहुत सारे, और कुछ लोगों ने कवालियाँ भी गाई वहाँ पे। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया गोरखिल में। और वाकई वो ऐसी जगह है कि हम बहुत करीब तरीन है कराची से, मतलब निकलना है 5.5 घंटे की, और उधर उसके बाद 2 घंटे मजीद। तो उस मुसाफत पे तो हमारे पास बहुत कुछ है। मैंने जो जिक्र किया, शायद आपके जहन में कोई और चीज़ है तो मैं वही बता पाऊँगा कि बहुत कुछ है। हर तरह की सयाहत का मौका पाकिस्तान में मौजूद है। अब अगर हम मुश्किल की बात करें कि 2019 की मैंने तादाद दी कि कितनी थी, आज हमारे पास कितनी है, क्यों है, और वो 2019 में भी 15 लाख क्यों है, वो 1.5 करोड़ क्यों नहीं हो सकी जो कि हो सकती थी। और हमारे पास गोरा सयाह, मैं जब अकेला जाता था इन सारी बेल्ट पे, बहुत घूमा हूँ मैं अकेला, तो मुझे बहुत गैर मुल्की सयाह जो है वो मिलते थे, बहुत गैर मुल्की, और वो भी अकेले दुकेले रुकसैक पीठ पे लादे हुए पैदल घूम रहे हैं, उन जगहों पे जा रहे हैं जो जिन जगहों के नाम हमें नहीं पता था, हम नहीं गए थे, हमने सुनी नहीं थी, हमने उनके मुंह से सुने। मैंने पहली मर्तबा एक जर्मन टूरिस्ट था जो मुझे उधर नारायण में मिला, लोलू सर का नाम, बाबू सर का नाम, खुंजराब का नाम मैंने उससे सुना। और वो हमारे साथ नारायण में हमारे कमरे में था। हमने जब हम गए तो ऐसे ही गए थे, कॉलेज के बीच के ज़माने में एक मुझे कज़न मिल गया, हम उनके साथ गए। तो अब नारायण में पहुंच के वहाँ पे 2 होटल थे सिर्फ, और एक समझ लें कि वो पुराने ज़माने की, उसमें एक कमरे में 3 चारपाइयाँ थी, 5 रुपए की मंजी थी वो। अब हम 2 से हमने बोला ये तो बड़ा 15 रुपए की तो हम नहीं लेंगे। तो मैं फिर उस होटल वाले की ब्रोकरी करने बाहर निकल गया और ढूंढ ढांढ के उस जर्मन सयाह को मैं 5 रुपए का पार्टनर बना के ले आया। हम जितने दिन रहे वो सुबह सुबह हमसे पहले उठ के निकल जाया करता था, और जब वो शाम में वापस आता था पूछते कहाँ गया, तो वो अपनी जितनी भी टूटी फूटी अंग्रेजी और जर्मन में, मेरे साथ मेरे कज़न थे वो, उन्होंने जर्मन कोर्स किया हुआ था, तो वो समझ पाते रहे कि आज मैं लोलू सर गया हूँ वापस आया हूँ, आज मैं बाबू सर गया हूँ वापस आया हूँ, और कल जो है मैं वो पस्सू जाऊँगा। तो हमने उन जगहों के नाम नहीं सुने थे, हमने गोरों से सुने, पाकिस्तानी सयाहों से नहीं सुने। तारड़ साहब ने भी उसके बाद सारे सफ़र ये शुरू किए। तारड़ साहब ने तो जिस तरह से वो हसीनाओं की बात की, तो पाकिस्तान में उन्होंने परियों की बात की कि फलानी झील पे परियां मिलती हैं। और हमारे अकबर अली भाई भी जो हैं वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे जब हम गए हैं तो उन्होंने, जिसको वो कहते हैं कि टेम्पटेशन दी हमारे कुछ दोस्तों को कि चले वहाँ पे परियां होंगी, तो वो परियां तो नहीं मिली वहाँ पे। जो भी मिला तो वो अकबर भाई को आज तक उन अल्फाज से याद किया जाता है। वो एक दोस्त हमारे अमेरिका में बैठे, वो आज भी अकबर भाई को कहते हैं, वो परियां दिखाने ले गया था, वहाँ पे परियां तो नहीं मिली। मगर हकीकतन ये है कि आप अगर तसव्वुर करें तो वो परियां भी मिलेंगी। और जो सैफ मलूक की झील की जो दास्तानें हैं वो एक बहुत मुख्तलिफ, हमने कोशिश ये की है, मैं ये टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस करता हूँ मुख्तलिफ जगहों पे ज़ेरे तमाम, उधर हम लोकल गाइड को ये कहते हैं, लोकल टूर ऑपरेटर को ये कहते हैं कि वो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं टूरिज़्म को जो जगह है उसको मैं सिर्फ 25% या 30% देता हूँ, चाहे वो सैफ मलूक हो, चाहे वो मतलब जो भी जगह हो, और 70 से 75% मैं स्टोरी टेलिंग को देता हूँ कि कहानी कितनी है उस जगह के बारे में। जितनी कहानी अच्छी होगी उतनी जगह वो बिकेगी। हमने बहुत सारी दास्तानें सुनी हुई है, सैफ मलूक के बारे में बहुत सारी दास्तानें सुनी है, इसी तरह से बाहर के बारे में भी बहुत जो जगह हैं उनके बारे में हमने अजीबोगरीब दास्तानें सुनी है और मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी है। तो स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिसका शायद हमारे पास थोड़ा सा फुकदान है। अच्छा जी, मुश्किलात क्या है? मुश्किलात ये है कि
मैं नियाग्रा फॉल अभी गया हूँ, वहाँ पर लोग मुझे जिस तरह से आते हुए मिले, और उससे बेशतर तादाद गैर मुल्कियों की थी, हर नस्ल का आदमी था। उनको हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, बहुत अच्छा, बहुत ऑर्गेनाइज। ये मैं सिर्फ नियाग्रा की बात नहीं कर रहा, मेरे वो दोस्त जो गैर ममालिक जाते रहते हैं, सुहेल भाई हैं, फारूक साहब हैं, तारिक फजली हैं, अनवर हाशमी हैं, ये बैरून मुल्क बहुत जाते रहे। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पर उस जगह के बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेगी, रहाइश गाह के बारे में, सस्ती महंगी हर तरह की, उस जगह के बारे में मालूमात मिलेगी, किस जगह पर जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, किस जगह पर कितना टिकट होगा, ये पूरी मालूमात वहाँ से मिलती है। और सस्ता महंगा सब, क्या कपड़े पहनने, कैसे जाना है, कपड़े भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मैंने तो सिंगापुर, हांगकांग में वो जो पीक है, वहाँ पे कई ऐसे लोगों को देखा कि वो हमारे साथ ही बस में डबल डेकर में सवार हुए, सूट पहने हुए थे, और उसके बाद वो जो है वो चड्डे पहने घूम रहे थे। सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, कैमरे तक वहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि उन तमाम सयाहती मकामात का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके साथ जो मुश्किलात है हमें, वो है सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पर सिक्योरिटी है, हर जगह पे पुलिस है, हर जगह पे, और नहीं भी है पुलिस, ऐसा नहीं कि मैं ये गलत शायद थोड़ा सा क्या गया कि हर जगह पे पुलिस है। कई जगहें ऐसी हैं कि हमें पुलिस नहीं देखी, ज़रूरत नहीं है पुलिस की। वो पुरअमन जगहें हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं, तफरी के लिए जाते हैं, वक्त गुजारते हैं, वहाँ पे पुलिस नहीं है, मगर सिक्योर है, और उनको पता है कि कोई चीज़ किसी के साथ हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो वहाँ पे वो तमाम सहूलत मौजूद है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मसला है किसी भी सयाहती मुकाम पर जाने के लिए। टूर ऑपरेशन एक बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ा काम है, और टूर ऑपरेटर को बहुत एक्विप्ड और फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। और महंगा सस्ता, इसकी बात भी हम बाद में कर सकते हैं। ज़बान दानी, ये एक बहुत ज़रूरी है कि जो मकामी हों, जो गैर मुल्क से लोग आएँ, उनकी ज़बान में बात करना ज़रूर हो, ताकि वो ज़रा सा कंफर्टेबल हो। इसके अलावा जो एक चीज़ हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले पाई जाती थी, वो अब मैं नहीं देखता, कि मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो लाइन से रैक लगे हुए हैं, और उसमें जितने भी थाईलैंड के जितने भी सयाहती मकामात हैं, जितने शॉपिंग सेंटर हैं, होटल हैं, उनके ब्रोशर्स, कैटलॉग लातादाद पड़े हैं। आप अगर जाएं तो 3-3, 4-4 भी उठा लें तो वो कम नहीं होंगे, और उसके अंदर जो मालूमात हैं वो बिल्कुल सेकंड की मालूमात और सिंगल पेनी की मालूमात है, कि किस होटल में जाएंगे, कितने पैसे, किस जगह पे खाना खाएंगे, कितने पैसे हैं, किस जगह पे आप ट्रांसपोर्ट पे, किस जगह से कहाँ जाएंगे, कितना वक्त लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब मालूमात उसके अंदर दर्ज है। और पाकिस्तान में भी हमारे हवाई अड्डों पर और दूसरे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पर इस तरह की मालूमाती किताबचे, ब्रोशर्स वहाँ पे होते थे, अब नहीं है। अब मैं जाता हूँ सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट, और 2 मरतबा मेरे अदिल भाई 2 मरतबा मेरे झगड़े हो चुके हैं सेक्रेटरी से, और अल्लाह का शुक्र है एक सेक्रेटरी जो है वो सस्पेंड हो गया, फारिग भी हो गया। उनके पास ब्रोशर्स नहीं है, जो ज़रूरी मालूमात हैं वो नहीं है, कि कोई टूरिस्ट आए तो उसको दी जाए कि किस जगह पे उसने कैसे पहुंचना है, क्या करना है। मैं नगर में जो होपर ग्लेशियर है, वहाँ पे मैं पूरा मेरे रिश्तेदारों का ग्रुप था, उनको मैं लेकर गया हूँ, और हम नीचे गए, और कई लोग नहीं गए, कई लोग ऊपर बैठे, जो समझ सकते हैं कि जिनको नीचे नहीं जाना। उधर कोई बोर्ड नहीं है, कोई, हालांकि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गिफ्ट शॉप है, वहाँ पे किताबचे रखे जा सकते हैं, वहाँ पर जो है कोई बोर्ड लगा हो सकता है कि यहाँ पे किस तरह से जाना चाहिए। अब नीचे होपर ग्लेशियर में है, और मेरे साथ तो वो मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो कि इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, और उसमें बहुत सारे, उसमें ट्रैकर भी हैं, माउंटेनियर्स भी हैं, मतलब फिट लोग हैं। जो लोग फिट नहीं थे वो नहीं गए, वो ऊपर बैठे रहे।
हमारे नीचे एक फैमिली मिली, जब हम वापस आ रहे थे तो वो एक फैमिली मिली है, एक लड़की थी और उनके साथ पूरी, और वो बेटी रो रही है मैं मर जाऊंगी, और उसके ऊपर वो नीचे आ गई है, बीच में अटकी हुई, न नीचे जा पा रही न ऊपर जा पा रही है, और उनके कपड़े जो थे वो पिकनिक के नहीं थे, पार्टी के कपड़े थे। उन्होंने जो जूते पहन रखे थे सब ने, वो किसी ट्रैकिंग के, हाइकिंग के, पिकनिक के नहीं थे, वो पार्टी के थे। उन्होंने हील्स भी पहनी हुई थी माशाल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा आप लोग क्या करने के लिए आए? उनको कुछ नहीं पता वो क्या करने आए। उन्होंने नाम सुना होपर ग्लेशियर का, वो नीचे आ गए। और ऊपर भी माशाल्लाह ये था कि कहीं कोई बोर्ड, कहीं कोई ब्रोशर मौजूद नहीं था कि उनको बताया जाता कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। राइट थी वहाँ पे, हम दो दोस्त थे, हम गए तो वहाँ पे बोर्ड बड़ा क्लियर लिखा हुआ कि इतनी साल की उम्र के बच्चे नीचे और इतनी उम्र के ऊपर के लोग, और जिनको ये बीमारियां हों वो इस राइड पे रोलर कोस्टर में ना बैठे। बहुत क्लियर। हमारे उधर कुछ नहीं था। मैं जो नारायण, हम घूम के पूरा आ गए और मैं कागान में एक परचून की दुकान पे, मैंने अखरोट लिए तो मैं थैला ढूंढ रहा था, तो परचून की दुकान पे गया तो वहां पे मुझे एक नक्शा, परचून की दुकान पे मुझे एक नक्शा मिला जो पूरा कागान वैली का था, और एक गाइड बुक मिली। और वो नक्शे और गाइड बुक्स हम ढूंढते रहे हर जगह पे, हमें कहीं नहीं मिली, ना किसी होटल में मिली, ना किसी टूरिस्ट स्पॉट पे मिली, वो परचून की दुकान पे रखा हुआ था। तो ये इसी तरह से हमारे यहाँ कई जगहों पर इस तरह की मालूमात, ज़रूरी मालूमात नहीं है कि उसने उस जगह पे क्या, कैसे जाना है, क्या करना है। उसके अलावा जो मकामी सहूलतें हैं बहुत सारी, वो भी कई जगहों पर नापैद हैं। करेंसी एक्सचेंज नहीं है। अब तो दुनिया में सारा कार्ड स्वैपिंग से है, मगर हमारे यहाँ कार्ड नहीं, कैश चलता है। तो कैश भी, मुझे कई जगहों पे कुछ ऐसे गैर मुल्की सयाह मिले कि उनके पास उनकी पाकिस्तानी मुकामी करेंसी नहीं, उनकी भी गलती है कि वो इस्लामाबाद से इस तरह से आ गए, या उनके पास उतने पैसे होंगे खर्च कर लिए, अब नहीं है, और वो समझते होंगे वो एक ATM हुंजा करीमाबाद में है, वो माशाल्लाह 365 दिन में कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन चल जाता है। और जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक ATM मशीन लगी हुई है खुजरात पर, नेशनल बैंक की, वो है तो उस पर तो लिखा हुआ है वर्ल्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड ATM मशीन बाय नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो चलता हुआ कभी नहीं देखा। लोग जाते हैं, उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और आ जाते हैं, वो चलता नहीं है माशाल्लाह। तो ये जो सहूलियात हैं ये किस तरह से हैं, करेंसी एक्सचेंज की भी हमारे, देखिए जो गोरा है ना, वो बगैर प्लान के कोई काम नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट के बगैर, काम करने से पहले और काम करने के बाद वो डॉक्यूमेंट करता है। और हम वो लोग हैं माशाल्लाह, हम किसी किस्म के कागज़ पे भरोसा नहीं करते, हम किसी किस्म की तरबियत पे भरोसा नहीं करते। हम हज और उम्रा भी बगैर तरबियत के जाते हैं। मैं मदीना से मक्का आ रहा था तो हमारा जो बस का ड्राइवर था, उसने इतना वो जिद हुआ कि उसने, मैं आगे बैठा हुआ था उसके साथ, गपशप भी कर रहा था, मुल्तान का था, 2 टैबलेट खाई, कहता बाबूजी मैं एक गोली खाता हूँ और मेरी शुगर अभी इतनी बड़ी हुई कि मैं 2 खा रहा हूँ। इन लोगों ने जो परेशान किया कि हमारी बस के अंदर एक लोहे का पलंग भी था और एक पंखा भी था। जो लोग जो है वो मदीना से खरीद के पता नहीं कहाँ नहीं जा रहे थे। अरे मैं अपने आप को कुछ कह रहा था, बाद में जब गुफ्तगू हुई तो पता लगा कि वो जो हाजी साहबान थे वो भारत से आए हुए थे। तो मैंने चले थोड़ा सा शुक्र हुआ, वरना शायद और हमें मुश्किल पड़ती। तो ये हमारा आलम ये कि बगैर कुछ पूछे पाछे कि वेख लांगे, जो कुछ भी होएगा तो हम निकल पड़ते हैं। हमारे आज जो मुश्किल है किसी गैर मुल्की टूरिस्ट को बुलाने में, सबसे बड़ा है हमारा सिक्योरिटी का मसला। मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि कुछ अरसे से हमने बहुत शोर शराबा किया, तो 2018 की आने वाली हुकूमत में एक अच्छा काम ये हुआ कि जो 3 चीज़ों का हम शोर करते थे, सिक्योरिटी, पीने का पानी और वॉशरूम, तो इसमें सिक्योरिटी के मामले में कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट पुलिस बनी है, जो बाकायदा टूरिस्ट पुलिस है, जो जिनके पास गाड़ियां भी हैं और उस पर लिखा हुआ भी टूरिस्ट पुलिस है कि उन्होंने किसी सयाह के किसी मसले को अगर उसके साथ दरपेश हुआ है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये आम पुलिस का मामला नहीं है, ये टूरिस्ट पुलिस का है। तो टूरिस्ट पुलिस 2 जगहों पे तो आ गई, इंशाल्लाह ताला कुछ शोर शराबा करेंगे तो वो आ जाएगा।
अब टूरिस्ट पुलिस ने बहुत काम किए हैं, हुंजा और इसकरदू में बहुत सारा काम किया है। कुछ लोगों ने शिकायतें भी की है कि पुलिस से ज्यादती की है। एक वहाँ पे एसी साहिबा है हुंजा में, उन्होंने कुछ लोगों को गाड़ी से उतार के मुर्गा बना दिया। अब उसकी तस्वीरें भी आई हैं, वीडियो भी आई, लोगों ने कहा कि बड़ी ज्यादती की है। मैंने कहा ये बहुत ज्यादती की है उन लोगों ने जो मुर्गा बने हुए। एसी साहिबा ने कोई गलत काम नहीं किया। हुआ क्या कि हुंजा की पहाड़ियों पे जो सड़क के करीब चट्टानें थी, उस पर माशाल्लाह कुछ साहिबान ऐसे थे जो अपने नाम, जो हमारे यहाँ भी कायदे उनके मज़ार पे या किसी भी जगह पर लोग अपने नाम और अपने बिलविड के नाम लिख के आते हैं, उधर उन्होंने फ़ोन नंबर भी डाल दिए थे। तो वो फ़ोन नंबर भी उनका अपना ही था, मेरा नहीं था। उनको उन्होंने किसी तरह से ट्रेस किया बहुत तरीके से और बुला लिया, सड़क पर मुर्गा बना दिया उसको। और ऐसे लोगों को जो गए हुए थे लाहौर कराची से, वो 14 अगस्त के बड़े वाले बाजे लेकर और वो खुली पिकअप में और पाँव करे, तो उन्होंने रोका रोके मुर्गा बना दिया उसको। कोई गलत काम नहीं किया। हम उनके मुकामियों के घरों में घूम रहे हैं और उनके अमन और सुकून को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या डूज एंड डोंट से थोड़ी सी और भी बात कर लूंगा, मगर मुश्किल ये है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है, लोकल ट्रांसपोर्ट का मसला है। जो लोग नारायण गए हुए हैं, जो लोग गोरख हिल गए हुए हैं, उनको अंदाजा होगा कि जो मकामी ट्रांसपोर्ट है वो किस किस्म की, किस नस्ल की। कि मैं नारायण जा रहा हूँ, मेरे साथ 3 फैमिलीज के लोग हैं और हमने एक जगह पे वो नहर के पार वो बड़ी जाँ पेशानी से वो शहद की मक्खियाँ पाल रहा था और शहद की बोतलें लटकी। तो मैंने कहा वापसी में हम जाएंगे, जब लेंगे। वापसी में हम आए तो मैंने जीप ड्राइवर को कहा कि रोकना है और रोक के मैंने शहद लेना है, उसको पार करके नाले को। अब हम सैफुल मुलूक होके आ रहे हैं और बारिश है जो सुबह से लेकर, पिछली रात से लेकर हमारे जाते वक्त भी जारी है। जीप को रोका तो उसने कहा जी पहले आप उतरे। मैं बैठा हुआ, मेरी बीवी बैठी हुई है बराबर में और इधर ड्राइवर है। उसने कहा जी आप उतरे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जीप में हैंड ब्रेक नहीं है, आप उतर के पत्थर लगाए टायर पे, और हमारी गाड़ी यूं है। ये ट्रांसपोर्ट, हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। 3600 गाड़ियां हैं जो कि कागान वैली में, जो कि कागान में और सैफुल मुलूक पे लेके जाती हैं। ठीक है, वो मुकामी जीपें होनी चाहिए ताकि उनका रोजगार हो। इसी तरह से गोरख हिल, उधर जब गए तो वो हम जीपों की बात करते रहे कि वो 7 आदमियों की सवारी है, 7 आदमियों की सवारी है। हम जब थर गए तो वो भी 7 आदमियों की सवारी थी, और उन सवारी में हमारे साथ माशाल्लाह सोहेल याकूब जैसी कदावर, खालिद परवेज जैसे कदावर, हामिद खान जैसे लंबे। तो ये हमारे साथ लोग जा रहे हैं, जीप में बैठ भी सकते हैं। 7 आदमियों की सवारी, कैसे 7 आदमी उसमें आएंगे? जीपों की हालत क्या है कि हमें खुद पूछनी पड़ती है कि धक्का स्टार्ट है या सेल्फ स्टार्ट है, हैंड ब्रेक है कि नहीं है। वाइपर नहीं थे उस जीप में जिसमें हम गए, बारिश हो रही है, वाइपर नहीं थे। ये मुश्किलात हैं, इसको मतलब एड्रेस करना है। मैं जब दूसरी जगहों पर गया हूँ तो बस में बैठा हूँ, 10 घंटे की बस में बैठा हूँ। बस में एयर कंडीशन तो खैर लाजमी है, वहाँ पे वाईफाई भी है और फ़ोन चार्जिंग की पिने भी है। और पूरा जो, मैं अमेरिका की बात में मिसालें अगेन नहीं दे रहा हूँ, मुझे देनी पड़ती है, पूरा अमेरिका में वाईफाई फ्री है और मैं लफ्ज़ फ्री का, मुफ्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, ट्राम स्टेशन, पब्लिक पार्क, लाइब्रेरी, सिनेमा, म्यूजियम, शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, आपको किसी जगह पे वाईफाई लेना पड़ेगा। किसी रेस्टोरेंट में मैंने अमेरिका में ये जरूर लगे देखा कि वाईफाई ओनली फॉर कस्टमर, वॉशरूम ओनली फॉर कस्टमर, ये मैंने जरूर देखा। मगर वो पासवर्ड दे दें, अगर आपको कोई जरूरत पड़ गई, आपने कोई कॉल करनी है कोई इमरजेंसी में, तो आप वाईफाई आपको मुफ्त मिलेगा। हमारे यहाँ वाईफाई शायद बहुत बड़ी अभी रॉकेट साइंस है कि पिछला 1.5 महीना जो हमने, 2 महीने शायद जो गुजारा है, वो जो डाटा जो लोग इस्तेमाल करते हैं बाहर, किस परेशानी का शिकार हुए हैं, वो एक अजीब व गरीब मामला रहा है कि हमारे यहाँ वो सहूलतें क्या है और कितनी है। वॉशरूम अमेरिका में हर जगह पे मुझे फ्री मिला, पानी पीने का अमेरिका में हर जगह मुझे फ्री मिला। हमारे यहाँ गो के जब हम इन जगहों पे जाते हैं, कुछ जगहों पे वॉशरूम है और कुछ जगहें ऐसे बहुत लंबे लंबे रास्ते के वॉशरूम नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंसानी ज़रूरत है, और ये मुश्किल है हमारी सयाहत को फ़रोग़ देने में। ये बहुत बड़ी, पानी पीने का अब जो है वो तो वाफिर मकदार में, जो बाकायदा
ब्रांडेड पानी की बोतलें हैं वो मिल जाती हैं, जो कि आज से अगर हम कुछ बरस पहले जाएं तो नहीं मिलती थी। और नारायण, कागान और इन तमाम जगहों पे लोग आबशारों का पानी पीते थे और उसके बाद लाइन लगी होती थी। कंपाउंडर के बाहर दबा के पानी पिया सैफुल से वापसी में आबशारों का, और उसके बाद उन्होंने जो नीचे उनका कमरा था, ऊपर हम थे, नीचे कमरे का उन्होंने हाल बेहाल कर दिया। जब मैं उनके लिए गया हूँ, बराबर में वो डॉक्टर के नाम पे कंपाउंडर बैठा था, तो मैं उसको बताने ही लगा कि बच्चों को ये मसला है। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, और उठा के उसने बहुत सारे, कितने बच्चे, इतने बच्चे, उसने फी बच्चे के हिसाब से कोई 8-8 साशे जो है ना उसने मुझे पकड़ा दिए। वो सारे साशे वही थे जो पेट ठीक करने के लिए, तो वो पानी नापैद होता था। अब बहरहाल पानी मिल गया है, मगर टूरिस्ट पुलिस, सिक्योरिटी और वॉशरूम नाकाफी हैं, जिसका बहुत बड़े पैमाने पर जिस पर काम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट बेहतर होनी चाहिए। टूर ऑपरेटर को, हमारा टूर ऑपरेटर एक बात पर बड़ा यकीन करता है, सिंध से लेकर, मेरा वास्ता बहुत पड़ता है, मुझे बहुत सारे दोस्त भी बताते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर मिले। अभी अकबर भाई ने बहुत तारीफ की, अकबर भाई अभी फैमिली के साथ गए हुए थे, उन्होंने उस टूर ऑपरेटर की, और हमने भी अंदाजा किया कि वो आपको मुफ्त में लेकर गया। शायद उसने किसी पिछले टूर्स में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे जिसको आप लौटाना चाह रहा है, तो आपको उन्होंने इतने पैसों में इतना बड़ा अच्छा टूर करा दिया। वरना टूर ऑपरेटर सिंध से लेकर हुंजा तक एक बात पर यकीन करता है कि इस सयाह ने अब दोबारा कभी नहीं आना, तो जो कुछ करना है तो उसके साथ अभी कर लो। वहां पे जाके झगड़े होते हैं, टूर ऑपरेटर जो वादे करता है वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, उस पर हमें झगड़े होते हुए देखे हैं, टूर ऑपरेटर बदलते हुए देखे हैं, होटलों के कमरे बदलते हुए देखे हैं, ट्रांसपोर्ट को तब्दील होते हुए देखा है। ये ऐसी मुश्किल है कि जो बिल्कुल भी अच्छा तासुर नहीं छोड़ती। हम तो शायद थोड़े से ढीठ हैं, हम दोबारा भी शायद चले जाएंगे, हम उसको गालियां भी दे लेंगे, बुरा भला भी कह लेंगे, या बुरा बुरा कह लेंगे। 2019 में 15-15 लाख लोगों की तादाद अब घट के 10 लाख पे आ गई। थर में जो बढ़ी है वो हमारे मकामी सयाहों की बढ़ी है, कि थर का पिछले अरसे में जितना भी प्रचारक हुआ तो हमारा मुकामी सयाह जो है वो 6 लाख से 10 लाख पर पहुंच गया। ये एक बहुत अच्छा मैं तो देखता हूँ कि साइन है कि थर में ये तादाद बढ़ी है। टूर ऑपरेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस सयाहती मकाम को अच्छा करने में और बेड़ा गर्क करने में, और वो माशाल्लाह कर रहा है। मैं आज भी हैरान होता हूँ कि वो 7 दिन का टूर जिसमें 7 बड़े सयाहती मकामात 21,400 रुपये, बड़े खास तौर पे 400 रुपये लिखा होता है, 21,400 में करवा रहा है। वो कैसे करवाता है हमारी समझ नहीं आता, मगर वो करवा रहा है। वो यही होता है कि आखिरी ट्रिप है, उसके बाद उसने नाम बदल के काम करना है। ये मुश्किलात हैं। फिर एक और मुश्किल है, हमारे बैरून मुल्क से आने वाले कई सयाहों को जिनसे सुना कि पाकिस्तानी हुकूमत उनको वीज़ा नहीं देती। सयाहती वीज़ा क्यों नहीं दे रही? गो के पिछली वाली हुकूमत में, 2018 वाली हुकूमत में ऑनलाइन वीज़ा के इजरा का बहुत शोर हुआ था, कुछ हुआ भी मगर नहीं हुआ, और लोगों को मुश्किलात दरपेश आई। मेरे कई रिश्तेदारों को मुश्किलात आई हैं, वो उनको वीज़ा नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ से उनको जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा, जब जाके उनको वीज़े मिले, वो लोग आए हैं बाहर से। ये एक वो रुकावट है जो सरकारी तरफ से। अच्छा, मैं जो बात करता हूँ, किसी भी इस तरह की सयाहत को फ़रोग देने में सरकार बहुत अहम है। अगर सरकार के पास ऑब्जेक्टिव नहीं है सयाहत को फ़रोग देने का, अवाम कुछ नहीं कर सकती। अवाम कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, और हमारा किसी भी तरीके से बुरा भला हमारा टूर ऑपरेटर भी कर रहा है, टूर गाइड भी हमारा कर रहा है। जिस तरह से भी हमारी ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिस तरह से हमारे राइशी होटल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर जब तक इसमें सही तरीके से सरकारी सरपरस्ती और सरकारी पाबंदियां नहीं होंगी, ये सेक्टर सनत नहीं बनेगी। अब ये सनत नहीं बनी है, ये सनत नहीं बनेगी। इसी तरह से मुख्तलिफ टुकड़ों में ये काम होता रहेगा, चलता रहेगा। हम इस तरह से कहते भी रहेंगे, रोते भी रहेंगे, मगर ये मसला शायद ख़त्म ना हो पाए अगर हमने
पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ देना है और उसको सनत बनाना है, तो सरकारी सतह से बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ होना पड़ेगा। जिसमें मैंने सिक्योरिटी की बात की है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स की बात की है, जो हमारे इदारे हैं, सिंध टूरिज़म, पाकिस्तान पंजाब टूरिज़म, ये सब जितने भी जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट पैदा करनी है कि वो इदारे उस तरह से फ़ाल हो जाएं। अच्छा, इसमें कोई ऐसा काम भी नहीं, मैंने जहाँ भी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बैरून मुल्क देखे, मैंने वहाँ पे नौजवान नहीं देखे, ख़वातीन देखी, बूढ़े लोग देखे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो उनको दोबारा से काम पे लाया जा रहा है। मैं वो एक एयर स्पेस म्यूजियम देखने गया तो वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, अपने तमगे शमगे लगाए हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए और उस म्यूजियम की यूनिफॉर्म, और वो गाइडेड टूर कर रहे हैं और बड़ा उनको मज़ा भी आ रहा है, शौक भी है उनको, और वो अपना वो तजर्बा जो उस अरसे का उसको लोगों के साथ वो शेयर भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अफराद हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मदद से ये सब काम हो सकता है। हमने तारड़ साहब से कोई काम नहीं लिया, और तारड़ साहब ने भी अब जो के अपने आप को सफ़रनामा निगार नहीं, अपने आप को नावल निगार कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। हमने सवाल भी पूछे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो कहते हैं मैं नावल निगार हूँ। हमने उनसे भी कोई मदद नहीं ली इस सयाहत को फ़रोग़ देने में। मोहम्मद अली सतपारा का किसी को नहीं पता जब तक कि वो मर गया। कर्नल जब्बार भट्टी, जिसके दोनों हाथों की उंगलियां यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, फ्रोज़न, जो पहाड़ों पे जाके फ्रॉस्ट ब्राइट, हमने उनसे कोई मदद नहीं ली। उनसे मैंने पूछा, अभी मैं पिछले अरसे में एक टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस में था मुरीद के में, वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ नहीं करे, तो वो उन्होंने कई बुरे बुरे जुमले कहे कि यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जब कर्नल जब्बार भट्टी जैसा आदमी, वो मशहूर माउंटेनियर है, और दुनिया का कोई गैर मुल्की कोपैमा ऐसा नहीं है जो जब्बार भट्टी को ना जानता हो, और वो बिल्कुल बदमज़ा था कि बस ये लोग मुझे ग्रुप बुला लेते हैं और कभी मुझे शील्ड पकड़ा देते हैं, खाना खिला देते हैं, बस इसके अलावा मतलब हमने उनसे काम नहीं लिया। हमारे जितने मकामी कोपैमा हैं, जो नायला कियानी की बात करें, समीना बेग की बात करें, ये सब लोग अपने तौर पर अपने स्पॉन्सर ढूंढ के वहाँ पे जाते हैं। K2 जाने का मतलब है आज की तारीख में 1.5 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप वो अपनी पैदा करे और फिर जाए। 2019 के अक्टूबर नवंबर की बात है कि वो दो, एक स्पेनिश और एक पोलिश जो सयाह थे, वो फंस गए थे उधर K2 के बॉटल नेक पे, तो उनको हमारा फौजी हेलीकॉप्टर जो है उनको रेस्क्यू करके लेकर आया था। और सामने वाली चट्टान पे हमारे शमशाली 2 पोर्टर थे, वो 2 दिन तक उन्होंने सरवाइव किया। 2 दिन के बाद वो मर गए। उनकी फैमिली आई हुई थी कराची, हमारी उनसे गुफ्तगू रही, वो रो रहे थे, उसका भाई और उसकी बहन रो रही थी कि वो 2 दिन तक जिंदा थे। मसला ये था, उनको आर्मी रेस्क्यू नहीं कर सकती थी क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप नहीं थी। पोर्टर लेकर वो सामान जो है पट्टू उठा के उधर जाते, वो उनकी स्पॉन्सरशिप थी, तो उनको तो रेस्क्यू हुआ, उनको नहीं मिला। बहरहाल एक चीज़ बड़ी अमेजिंग है जिसका मुझे हमारे गैर मुल्की पाकिस्तानी सयाह और हमारे गैर मुल्की सयाह जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई, जर्मन से हुई, पोलिश से हुई, स्पेनिश से हुई, जापानीज से हुई, वो हमारे यहाँ कोई उसका मैच नहीं है पूरी दुनिया में। क्या चीज़ हो सकती है? खाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी लिस्ट में जो बहुत अहम चीज़ है, खाना हमारे यहाँ हर जगह पे जितने भी सियाती मकामात हैं, खाने का कोई मैच नहीं पूरी दुनिया में। मैं खुद भी घुमा, देखा, खाने का कोई मैच नहीं। ये इस चीज़ पे तो हमें कम से कम एज और मेज़बानी जो तारिक फजली भाई ने कही, हकीकतन मेज़बानी, कि मुझे अपने ग्रुप के साथ और दूसरे लोगों ने जो तजर्बे बताए, कहते 11,000, 12,000, 15,000, 16,000 का बिल बना खाने का, और जब वो पैसे देते हैं और आंदो जी तुसी मेहमान हो साढ़े, इतना अजीबोगरीब जुमला उनको सुनने में मिलता है कि आप मेहमान है जी। अरे मेहमान तो हैं, टूरिस्ट हैं। कहते नहीं, कोई बात नहीं,
मतलब ये किसी का 2 मरतबा कह देना, और मैं तो बिलीव करता हूँ मुझे तीसरी मरतबा कहेगा तो मैं तो दे दूंगा पैसे, कम से कम 3 मरतबा तो कहे। और वो कहते हैं कि वो पैसे दे रहे हैं और कहते हैं पैसे नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, मेहमान है। तो ये जो मेज़बानी है उधर जो करते, फिर जो कई मरतबा अभी कई जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई है 2019 में, 34 घंटे ट्रैफिक जैम था बट्टाकुंडी से लेकर लोलूसर तक, 34 घंटे, जिसमें फैमिलीज थी। मैंने उसकी एरियल तस्वीर देखी है कि वो इस तरह गाड़ियों की कतारें खड़ी हुई हैं, पता नहीं किसका पेट्रोल डीजल रहा नहीं रहा, मतलब पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, चले जी हो गया कोई बात नहीं। वॉशरूम तो बट्टाकुंडी के घरों से, देहात से घरों से लोग आए हैं और उनकी फैमिलीज को लेकर अपने घर गए, उन्होंने घरों में ठहराया। ये नहीं होता, ये कहीं भी नहीं होता। ये जो मेहमान नवाजी है ये भी बड़ी अमेजिंग है, ये इसमें भी हम इसी तरह से हम इनको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर लें, ये जो मुकामी लोग हैं किसी तरीके से इनको इस्तेमाल करें, तो शायद हमारी बहुत सारी जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो किसी तरीके से ये पूरी हो सकती हैं। एक दो चीज़ें मैं जिक्र करूं, फिर यकीनन टाइम ख़त्म हो गया। इसमें एक दो चीज़ें जिक्र करूंगा कि मेरी एक सवाल मैं कर लेता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सा काम है जो यहाँ पर हम कराची में नहीं करते, मगर आपको गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, कश्मीर, KPK, नथिया गली, इन जगहों पे जाकर बहुत ज़्यादा करना चाहिए जो हम यहाँ पे नहीं करते। नहीं, मदद तो यहाँ पे भी कराची में बहुत करते हैं, कराची से मदद पूरे दुनिया में कोई नहीं करता किसी की। नहीं, वॉक भी करते हैं आप लोग। ताज़ा हवा में सांस लेना, वहां पे जाके खड़े हो जाएं किसी पहाड़ी के किनारे, और फारूक साहब बैठे हैं और इनकी कंपनी जो है वो गलियात में बहुत खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट्स बना रही है, बहुत ही खूबसूरत आइडियल किस्म के, और वहाँ पे जाके, और बड़ा महंगा इलाका भी है, और वहाँ पे जाके लोग करेंगे ये जो मेरी गुफ्तगू हुई, मैं भी उसका एक डीलर हूँ बेचने का, तो मेरी गुफ्तगू वहाँ पे करेंगे लोग, वहाँ पे जाके 5 दिन बैठेंगे लोग, अखबार पढ़ेंगे, बैठ के सुकून से बालकनी में सांस लेंगे, जो यहाँ पे मुयस्सर नहीं। और एक काम ऐसा है जो हम कराची में बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पे जाके नहीं करना चाहिए। ये हम कचरा फेंकते हैं ना हर जगह पे, ये वहां पे मेरी दरख्वास्त है कि ये नहीं करनी चाहिए। वहां पे जाके खुरच के जो नाम लिखते हैं दरख्तों पे, और ये ना करें। मैंने अभी शिकागो में मैं घूम रहा था, तो उस पर मिशिगन नहर पे मैं वॉक कर रहा था, एक बोर्ड मिला जहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे, मुख्तलिफ किस्म के टूरिस्ट कंपनीज के, टूर ऑपरेटर्स के। तो मुझे याद है मैंने भी बैग से निकाला अपना एक स्टिकर, मैंने वहाँ पे चिपका दिया। तो मैंने कहा कम से कम ये तो मैं कर सकता हूँ, खुरच के नाम नहीं। हुंजा में जो हुसैनी ब्रिज है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज है, उसके पास एक दुकान है और बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, उसके जब हुसैनी ब्रिज पे पहुंचे तो ऐसे ही एक लकड़ी की दुकान है, और उस पर लोगों ने नाम लिखे हैं, फलाना 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 शहर फलाना। उस दुकान पे उसने एक बड़ा अच्छा काम किया। उस दुकान में मैंने देखा उसके शोकेस पे बहुत सारे मुल्कों की करेंसियां लगी हुई है, मुख्तलिफ नोट्स हैं, उस पर लोगों ने अपने नाम और फ़ोन नंबर लिख के उधर लगा दिए। मैं भी गया, मैंने कहा ये क्या है? कहने का बस साहब आप लोग जो नाम खर्चते हैं तो इसका ये ऑल्टरनेट है, आप यहाँ पे अपना कोई नोट रख दें, अपना विजिटिंग कार्ड रख दें। उसके बाद पत्थर पड़े थे, पहाड़ी चपटे छोटे छोटे जो पत्थर हम देखते हैं, हमें क्लिफ्टन के साहिल पे मिलते हैं, वो पत्थर भी थे, उस पर भी नाम लिख दें। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं भी रख दूँ? हाँ लिखे। कितने पैसे? मैंने कहा 500 रुपये। मैंने कितने दिन के लिए? कहने आप इंशाअल्लाह ताला ये पत्थर हटाऊंगा नहीं, मैं जगह बढ़ा दूंगा, पत्थर नहीं हटाऊंगा। तो मैंने भी चपटा पत्थर लिखा, मैंने अपना नाम फ़ोन नंबर लिखा, और उससे कहा जो खाली जगह लगा दी, मैंने लगा दिया। बाद में मुझे किसी ने बताया कि आपका पत्थर लगा हुआ है, मैंने उसकी तस्वीर खींची थी। ये जो नाम खुरचना है ना, जाके वॉल पेंटिंग करनी है ना, ये ना करें, क्योंकि वो AC साहिबा अभी हुंजा में मौजूद हैं, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जो AC मरी है वो भी आजकल बड़ा जो है वो
बहुत ही ख़तरनाक हुआ हुआ है, और वो तमाम होटल के और उन सब के ब्रोकर्स को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ बंद करता है। तो ये भी ज़रा सा ख्याल करना चाहिए। तो ये मेरी, हमने बहुत सारी गुजारिशात हुकूमती सतह पर की हुई हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट पुलिस का क्या अमल में आया, इस तरह से और चीज़ें हमने की हुई हैं, और वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किस किस तरीके से वो कब आहिस्ता आहिस्ता। हम तो एक दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये जो 18वीं तरमीम में जो सयाहत का महकमा था वो सूबों के पास आ गया, शायद ये था कि अच्छा हो जाए। मगर जो लोग तजर्बाकार हैं, अदील साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं उधर से ही, तो जो मेरे तजर्बे रहे वो ये पूरा डिपार्टमेंट जो है बजाय बेहतर होने के और तनज़्ज़ुली की तरफ चला गया। तो हमारी तो ये दरख्वास्त होगी, अब ये दोबारा से कुछ तरमीमात का सुन रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। मैं सोच रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर लूँ कि उस अपनी तरमीम में ये बात भी डाल लें कि ये मिनिस्ट्री, ये महकमा वापस जो है वो वफाक की तरफ कर दिया जाए, कि वहाँ पे था तो कुछ बेहतर था, यहाँ पे आया है तो ये थोड़ा सा बदहाल हो गया है, मुश्किलात का शिकार हो गया है, तो शायद बेहतर हो जाए। ये मेरी गुजारिशात थी आपके सामने। बहुत सारी चीज़ें रह गई, बहुत सारा गुबार जो है मैं तो उन महकमों में, उन जगहों पे जाकर अपनी भड़ास निकालता हूँ। जैसे सिंध टूरिज्म वाले मुझसे आजिज़ हो गए और हाथ जोड़ लिए कि भाई आप यहाँ से जाएं, तो ये मेरी गुजारिश है।